साथ हूं नगमा शेख। यूपी की बात में कोविड टेस्ट मामले में यूपी लगातार इतिहास रच रहा है। कल उत्तर प्रदेश में 15,652 टेस्ट हुए और अब तक कुल टेस्ट 72,17,980 है। ये देश में सभी राज्यों से ज्यादा है। कल उत्तर प्रदेश में 1,50,652 टेस्ट में 50,000 टेस्ट RT-PCR और अधिकतर सरकारी लैब से हुए, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही यूपी देश में सबसे ज्यादा टेस्ट वाला राज्य बन गया है, जबकि पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से आधा है। यह रेट प्रतिशत पॉजिटिव रेट के आधार पर है। मृत्यु दर भी नेशनल एवरेज से काफी कम है। कल प्रदेश में 1,49,311 सैंपल्स की जांच की गई और अब प्रदेश 70 लाख टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। अब हमारे कुल टेस्ट की संख्या 70,67,208 हो गई है। कोविड चिकित्सालयों में पूरी क्षमता के अनुरूप संचालित करने का निर्देश भी दिया है। मैन पावर जहां कम है, पैरामेडिकल का या डॉक्टर्स का या एनेस्थेटिस्ट का, उसको जरूर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। L2 कोविड अस्पतालों में विशेषज्ञों की तैनाती की जाए, ये निर्देश भी दिया है। कोरोना से सतर्कता और बचाव हेतु निरंतर जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने में कोई दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उपचार की व्यवस्था में और मजबूत करने और मृत्यु दर कम करने का निर्देश दिया है। परिवहन निगम की बसों में अब प्रेशर हॉर्न लगाने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अब इसके उल्लंघन पर चालक, परिचालक और संबंधित कर्मचारी पर तत्काल 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों में चालक अब निर्धारित हॉर्न का ही उपयोग कर सकेंगे। दरअसल इस हॉर्न के बजने से कई बार रास्ते में चल रहे राहगीर एवं बच्चे घबरा जाते हैं। अक्सर इनके चोटिल होने की भी घटनाएं हो जाती हैं। अस्पताल के आसपास बसों के आवागमन के दौरान प्रेशर हॉर्न के बजने से मरीज में घबराहट होती है। ऐसे में शासन ने प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम ने बताया कि बसों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं कि किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाए और खासतौर से दिल्ली में NGT के द्वारा भी इस पर आपत्ति की गई है और इस पर अभी 3 दिन पहले एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है कार्य से कि सभी बसों पे प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना हो, उसकी जगह पर TT हॉर्न का उपयोग किया जाए। जिसको हम लोगों ने अपने वर्कशॉप में निकलवा रहे हैं और कोई चालक यदि बाहर से वर्कशॉप के बाहर आकर के अगर लगाता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। कुछ रोडवेज बसों के साथ अधिकतर अनुबंधित बसों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं। प्रेशर हॉर्न को अनुबंधित बस मालिक और चालक शौकिया तौर पर अपने बसों में लगाए रहते थे, जिन पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश में कानून राज स्थापित करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली में तो सत्ताधारी पार्टी के नेता ही कानून का मखौल उड़ाने में लगे हैं। बीजेपी नेता की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच चौराहे पर एक युवक को लात, जूतों और थप्पड़ों से जमकर पीट रहे हैं। जमीन पर बैठे युवक को लात, घूंसों व थप्पड़ों से पीट रहे हैं। इन महाशय का नाम संतोष पांडे है। यह वीडियो 9 सितंबर का है। बीजेपी नेता संतोष पांडे का शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर है, जहां पर पीड़ित दवा लेने आया था और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल पीड़ित की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कोतवाली के अंतर्गत हमारे प्राथमिक चिकित्सा जो सरकारी अस्पताल है यहाँ, उस पर एक शराबी युवक द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिस पर मेडिकल स्टोर के मालिक के द्वारा पिटाई का एक वीडियो बताया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से इसमें हम एप्लीकेशन लेके इसकी जांच करा रहे हैं। अगर दोषी पाए गए तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा तो उन्होंने नया हथकंडा अपनाया। हैंडपंप से शराब निकलते देख छापेमारी करने गए अफसर भी दंग रह गए।
आपको बता दें कि प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली मौतें रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर मऊरानीपुर क्षेत्र में जब टीम एक अड्डे पर दबिश देने पहुंची तो हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि शराब निकल रही थी। दरअसल जहरीली शराब के कारोबारियों ने जमीन में शराब का बैरल छिपा रखा था, उनमें हैंडपंप लगाकर शराब निकालकर बेची जा रही थी। ट्रेडिशनली जो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स जो है शराब बनाने में लगे हैं, उनके अड्डों में भी छापा मारा गया है। ये लोग अंडरग्राउंड में ट्यूब्स और वो बैरल्स रख के उसको हैंडपंप इस्तेमाल करते हुए भी बाहर शराब निकल रहे थे और अपने जो ट्रेडिशनल जगहों से बदल के पुलिस के छापेमारी की वजह से नए नए अड्डे भी ढूंढे हैं, उधर भी छापामारी किया जा रहा है लगातार। ये अभियान लगातार चलेगा। ऐसे अड्डों की खोज के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। जिले में कबूतरा जनजाति के लोग परंपरागत ढंग से यह कारोबार करते आ रहे हैं। अब पुलिस व प्रशासन ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। यूपी के मैनपुरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों का खून करते हुए भांजों ने पैसों के लेन देन के विवाद में अपने ही सगे मामा को ईंटों से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर का है, जहां 35 वर्षीय शराब व्यापारी बसंत और उनके भांजे शिवम के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि थाना कुरावली के नजदीक बसंत को उसके भांजे शिवम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर घेर लिया और सरेआम बड़ी ही बेरहमी से ईंटों से बुरी तरह से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। भांजा जो शिवम है उसके द्वारा ईंट से प्रहार करके गंभीर चोट कारित करना प्रकाश में आया है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ, जो कि इसके मृतक के 3 भांजे हैं, मृतक का जीजा है और मृतक की ही सगी बहन है, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इन 5 में से 4 मुलजिमों को तत्परतापूर्वक हमारी कुरावली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत तुम्हारा खून बहुत अभी भी निकल रहा था, मेरे आगे का खून अभी भी बहुत निकल रहा। अंकल, ये लोग बहुत वही से हमारे आने के पीछे बहुत दिन से पड़े थे। घटना के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 भांजों सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैनपुरी से प्रमोद झा की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब उसके भाई पर भी एनएसए लगाने की तैयारी में है। कड़ाधाम कोतवाली के दरोगा के राज सिंह 13 अगस्त की रात हमराही सिपाही दिलीप सिंह व एक अन्य के साथ चोरी की संदिग्ध आरोपी सिंकू सिंह को पकड़ने नरसिंहपुर कछुआ गए थे। वहां आरोपी व उसके परिजनों से पुलिस टीम की झड़प हो गई। उसके बाद आरोपी ने परिजनों संग मिलकर दरोगा सिपाहियों की पिटाई की थी और दरोगा की पिस्टल भी लूट ली थी। भीड़ की पिटाई के बाद दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ जिलाधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी सिंकू के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की है। कुछ एंटी सोशल लोगों ने, जो कि इतने खुराफाती थे, उन लोगों ने वहाँ जो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली, उसके मोबाइल छीन ली और काफ़ी उन पर हमला किया, काफ़ी मारपीट की उनके साथ, जिससे कि उस पुलिस पार्टी को गंभीर चोटें आई। इस चीज़ को हम लोगों ने तत्काल संज्ञान में लिया और वहाँ जो छिन्न भिन्न हुई लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और पुलिस का जो मनोबल उसको बिल्कुल ठीक रखने के लिए और एक कड़ा संदेश देने के लिए कि जो भी कार्य सरकार में गई पुलिस पे यदि हमला करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज जो उसका मुख्य अभियुक्त है सिंकू सिंह, उस पर हम लोगों ने आज एनएसए के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई से अपराधियों को एक संदेश दिया है कि अगर वह पुलिस टीम पर हमला करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कौशाम्बी से रामकिशन पटेल की रिपोर्ट।
बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के नेतृत्व में लगभग 50 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद की किल्लत से परेशान होकर सरकार के खिलाफ तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। वहीं बबेरू उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला बेबरू तहसील का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव के नेतृत्व में लगभग आधा सैकड़ा से ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों की समस्या को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। उसके बाद किसान बेरोजगार यूरिया खाद की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रोज लाठी पड़ रही है किसानों के ऊपर, और किसान क्यों लाठी खा रहा है? सिर्फ अपनी फसल को बचाने के लिए। किसान को आज डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रही है। 270 रुपए की जो यूरिया का दाम है वो आज बाजारों में 500 से लेकर के 700 रुपए बोरी मिल रही है। किसान को एक बोरी खाद बमुश्किल जब 4-6 दिन वो दौड़ता है तो आधार कार्ड दिखाने के बाद एक बोरी खाद बमुश्किल मिलती है। आज समाजवादी लोग सड़क पर उतरे, एसडीएम को ज्ञापन दिया, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है कि ये खाद की किल्लत को तत्काल दूर करे। यूरिया को लेकर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में लगातार कालाबाजारी की समस्या सामने आ रही है, जिसको देखते हुए सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसानों को सहूलियत मिल सके। बस्ती में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का पुलिस द्वारा राजफाश किए जाने के बाद अपर जिलाधिकारी रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। अनाज की कालाबाजारी की जांच के लिए गठित टीम ने कटघरे में आए गोदाम का सील खुलवाकर खाद्यान्न का स्टॉक जांचा, लेकिन जिस चोरी के चावल खरीदने की बात बताई जा रही है वह चावल यहां नहीं मिला। जिस ट्रक से चावल उतरा था उस ट्रक के बारे में तो आपको पता होगा कौन सा ट्रक था, कहाँ? ट्रक नंबर हमको नहीं मालूम है, मोबाइल नंबर मालूम था, वो साहब को बता दिया। तो ट्रक नंबर आपने उस पर नहीं लिखा जाता है रजिस्टर पे? ना, इस ट्रक से हमारे यहाँ माल आया नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है। तो जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या है इस पे? निराधार है। जांच टीम ने एक गोदाम की तहकीकात में पाया कि गोदाम को सील करने में पुलिस ने चूक की। पीछे का दरवाजा और बगल का कमरा सील नहीं किया गया। दूसरे सील की कार्रवाई करने में भी देरी की गई। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो इनको मजदूरों को लाया था उसको और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और जो चावल से संबंधित जो चोरी की घटना है इसके बारे में प्रशासन को रिपोर्ट दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर एक कमेटी गठित होकर इसकी जांच हो रही है। अधिकारियों ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी के मामले में लोगों से जांच में सहयोग करने की अपील की। कहा, जो लोग सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के बारे में जानते हैं वो जानकारी दें। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। बस्ती से राजीव की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम केयर फंड पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक नेता को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहत देते हुए इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंदलाल यादव ने पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी एटा के निर्देश पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। धारा 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। एटा जिले के मिरहची थाने की पुलिस ने शिक्षक नेता नंदलाल यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षक नेता ने अपने फेसबुक वाल पर पीएम केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए पोस्ट वायरल किया था। इस एफआईआर के विरुद्ध शिक्षक नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार जी की खंडपीठ ने जिम्मेदार अधिकारियों से हलफनामा मांगा था। उस हलफनामा दाखिल होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नंदलाल यादव के खिलाफ दर्ज की गई उस एफआईआर को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुए विवेचना अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर रद्द कर दी है। सोनभद्र जिले में तलाक को लेकर पंचायत का एक अजीबोगरीब और तुगलकी फैसला सामने आया है।
फैसले के अनुसार पति ने पत्नी की मांग का सिंदूर धोकर तलाक दे दिया। मामला सोनभद्र जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के गोटी बांध गांव का है। पति का कहना है कि जब वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके आया तो मायके वाले और पंचायत के दबाव के चलते उसे यह सब करना पड़ा। रात भर इनका पता नहीं, हमने रात भर नेटवर्किंग हमने व्यवस्था जारी रखा कि पता करने लगा रिश्तेदारी में कि हमारे घर से गई कहाँ, इसका कोई अता पता रिश्तेदारियों में नहीं पड़ा, ये रही कहाँ, ये दूसरे को लांछन लगा रही, ये कहाँ रही, हमारे यहाँ कह करके गई कमा रहे हैं लेकिन गई नहीं, ये रही कहाँ। पति पत्नी के बीच बीते करीब 1 वर्ष से अनबन चल रही थी कि इसी बीच अचानक मीना ने संतोष से तलाक लेने का फैसला कर लिया। नहीं वो रख ले वहाँ दूसरा औरत, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। आपका पति दूसरा औरत रखा इसलिए आप उनके साथ नहीं रहना चाहिए। घर पे दो प्राणी में झगड़ा विवाद होता है, मुहा ठूठी हुआ था हम लोगों से। मुहा ठूठी होने में गलत हमको संबंध जोड़कर किसी अगला के साथ वो बोली। जब बोली तो हम बोले कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तुमको अगर नहीं विश्वास है तो गांव घर से पता करो। तो नहीं, तो उस पे बोली हमसे कि नहीं चलो हमको नैहर मायके पहुंचा दो। तो हमारे यहाँ पर खुशी खुरमा से घर से आए पहुंचाने के लिए। ये सब बहकाव में आकर मेरे लड़की का शादी रोकने के लिए ये सब बहका दी इन लोगों को, ऐसा नाटक करोगी तो उसके बेटी का ब्याह नहीं होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। शादी के 25 साल बाद मांग को पानी से धोकर तलाक लेने की अजीबोगरीब घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोनभद्र से सुभाष पांडे की रिपोर्ट। कई बार आपने टीचर के सवाल पर छात्रों को उलझते हुए देखा होगा, लेकिन बलिया के नौरंगा गांव में चौपाल के दौरान डीएम के सवाल पर टीचर ही घिर गए। बलिया जनपद के नौरंगा बाढ़ प्रभावित गांव में यह डीएम की जन चौपाल है। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय भुवाल छपरा की शिकायत की गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल किया। डीएम के सवाल पर विज्ञान के टीचर ऐसे घिर गए। नहीं आता, क्यों नहीं आता? ये बताइए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है? कौन सा बड़ा है? 1/2 माइक में बोलिए। 1/2 सबसे बड़ा है, 4/5 सबसे छोटा है। बहुत अच्छे। अब ये क्यों 1/2 सबसे बड़ा है और 4/5 सबसे छोटा है, ये कैसे बताएंगे लोगों को? 1/2 आधा हो गया। हाँ, आधा हो गया, वो बड़ा हो गया। हाँ, और 4/5 छोटा क्यों हो गया? वो 4/5 है, अब इसको भिन्न में बदलेंगे। 4/5 भिन्न है। अब 4/5 वो किसी चीज का 1 का आधा हो गया, तो इसलिए वो बड़ा हो गया। सवाल जवाब के बाद डीएम को कहना पड़ा कि अच्छा है कि आप स्कूल से गायब रहते हैं, वरना बच्चों को भी गलत ज्ञान देते हैं। वहीं इस सवाल पर एक छात्र ने सही जवाब भी दे दिया। एक आध अध्यापक भी थे, एक जगदीश नारायण जी, उनके बारे में ग्रामीणों की शिकायत की, उसके पूछताछ की गई। उनका जो स्तर है डिलीवर करने का शिक्षा में, वो अत्यंत ही खराब रहा। और एमएससी उनकी योग्यता उन्होंने बताई, लेकिन एमएससी योग्यता का कोई लक्षण उनके जो भी रेस्पॉन्स उन्होंने दिया समझ में नहीं आया। एक प्राइमरी लेवल की चीजें जो होनी चाहिए वो तक नहीं बता पाए, न गणित में न साइंस। शिक्षा को लेकर सरकार और अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं और आज के हालात से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। बलिया से नरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। प्रदेश में आबकारी विभाग रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। प्रदेश में लगातार जहरीली और अवैध शराब के बढ़ रहे कारोबार पर बोले प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सेकंड नंबर पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। सरकार को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इस उम्मीद के चलते ही लॉकडाउन के बीच में ही आबकारी विभाग को खोला गया था, यानी कि शराब की दुकानों को खोल दिया गया था। उसके बाद रेवेन्यू का क्या स्टेटस है और साथ ही जो तस्कर हैं वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ शराब का कारोबार चालू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शराब है वो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ ले जाते हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी मौजूद है। स्वागत है आपका मंत्री जी। नमस्कार।
मंत्री जी, सबसे पहला सवाल है कि रेवेन्यू को लेकर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा आबकारी विभाग पर निर्भर है, तो किस तरह से लॉकडाउन के बीच में और अब तक क्या रहा है आबकारी का रेवेन्यू? लॉकडाउन के बाद मई में इसमें कुछ कमी थी, लगभग गत वर्ष के हिसाब से, जो गत वर्ष मई में था जिसे हम ऑन डेट कहते हैं जी, उसमें लगभग 18% कम था। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने को मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरी जो देसी और विदेशी और बियर, इन तीनों को जोड़कर 25% के लगभग अधिक राजस्व हमको प्राप्त हुआ है जी। और हम 25% की राजस्व में बढ़ोतरी की ओर विभाग बढ़ रहा है। बिल्कुल। मंत्री जी, शराब तस्कर जो है, जो अवैध शराब की तस्करी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार बॉर्डर, वो चाहे महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, उन सब की तरफ लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह? टास्क फोर्स बनाया गया है, उसके लिए जी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इन सबको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में तस्करी को हमें रोकना है। बिल्कुल। मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ लोग ही नहीं जो शराब तस्कर हैं, वही नहीं, जो पुलिस विभाग है वो भी उसमें संलिप्त होता है, और भी अधिकारी जो आबकारी के अधिकारी हैं वो भी उसमें संलिप्त होते हैं, तभी इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो उन लोग के लिए क्या कर रहा है विभाग? कई आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई सस्पेंड किए गए, विभागीय कार्रवाई की गई है और बड़ा अभियान इसके खिलाफ चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम तस्करी को रोकेंगे और प्रदेश को राजस्व बढ़ाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल। बागपत में अभी एक मामला सामने आया है, 5 लोगों ने शराब पी थी, कच्ची शराब, जहरीली शराब, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो क्या वहाँ क्या जांच चल रही है, किस तरह से, क्योंकि कच्ची शराब का मामला लगातार इसका कहर लोगों तक आता है, मौतें होती हैं, तो किस तरह से विभाग या आप क्या कदम उठा रहे हैं? जॉइंट कमिश्नर, एडीएम और एडिशनल एसपी, ये तीनों लोग वहाँ मौके पर हैं। 5 लोग मरे थे, जिनमें से 4 लोगों की अंत्येष्टि बिना पोस्टमार्टम कराए, बिना सूचना के घर के लोगों ने कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई एक हार्ट अटैक से मरा है। एक का पोस्टमार्टम आज हो रहा है, कोई प्रजापति है, उनका आज पोस्टमार्टम हो रहा है और उसकी क्या रिपोर्ट आती है वो अभी देखना है। हमने डीएम बागपत को बात की है, वहाँ के जो जॉइंट कमिश्नर हैं त्रिपाठी, उनसे बात की है और डीएम से मैंने कहा कि इसकी जांच कराइए। एडीएम और एडिशनल एसपी 2 को जॉइंट जांच दी गई है, जांच करके बताएंगे कि वो जहरीली शराब से मरे, अवैध शराब से मरे, बीमारी के कारण मरे, क्या हुआ है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है आबकारी विभाग में, साथ ही जो इस तरह के तस्कर हैं जो शराब की तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। इसके अलावा बागपत का जो मामला है उसकी जाँच चल रही है, जाँच होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। यूपी की बात में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।